वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे, जहां आज आपके लिए 11th की क्लास फिर से होगी। 11th के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं BST सब्जेक्ट की, जी हाँ, बिजनेस स्टडीज़ की। और बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग पढ़ रहे थे प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज, जो हमारा थर्ड चैप्टर था। ऑलमोस्ट हमने उसके 75% हिस्से को कंप्लीट कर लिया था। आज लास्ट सेशन है इसका, इसके बाद एक और क्विज सेशन होगा, तब हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि आज के डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो आज हम जिन जिन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि आपके दोस्त रिलेटिव्स भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं उनके बारे में, फिर हम बात करेंगे उनके फीचर्स की, और तब हम बात करेंगे ज्वाइंट वेंचर्स और उसके बेनिफिट या एडवांटेज की। तो ये 4 टॉपिक्स आज रहने वाले हैं आज के इस सेशन में। बारी बारी से हम इसे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें ग्लोबल इंटरप्राइजेस की, ठीक है। तो ग्लोबल शब्द जो है इसका मतलब होता है वैश्विक, और एंटरप्राइजेज शब्द का मतलब होता है व्यवसाय के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेज जो है वो एक ऐसा कॉरपोरेशन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जैसे MNC होते हैं, MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज। तो MNC जो होता है, मल्टीनेशनल का क्या मतलब हुआ, जिसका व्यवसाय, जिसका व्यापार एक से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक देशों में एक साथ चल रहा हो, अलग अलग चैनल के माध्यम से, तो उसे ही हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको आप MNC के नाम से जानते हैं। तो वो सबके सब ग्लोबल इंटरप्राइजेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल इंटरप्राइजेज जो होते हैं वो ऐसे इंटरप्राइजेज होते हैं जो ग्लोबली अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग कंपनियों के साथ। वेदर की कंपनी जो है वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ठीक है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो ऐसा करते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन में हम क्या लिखे हैं। तो MNC आर gigantic corporation which have their operation in a number of countries। MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो एक gigantic का मतलब होता है भव्य, विशाल कॉरपोरेशन है, जिनका ऑपरेशंस जो होता है नंबर ऑफ कंट्रीज में होता है, कई देशों में होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ह्यूज साइज, और इनको पहचाना जाता है, इनकी विशेषताएं हैं। क्या है इनकी विशेषताएं? तो इनका ह्यूज साइज, विशाल आकार, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कई प्रोडक्ट्स, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी, और तकनीक में ये बहुत आगे होते हैं, काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी काफ़ी तगड़ी होती है। एंड नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन, और जो अपना ऑपरेशंस करते हैं, मतलब अलग अलग एक ही कंपनी एक जगह होगी। जैसे मान लीजिए कि भारत में आपने कोई कंपनी खोली और आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, तो आपकी इसी कंपनी का ब्रांच एक हो सकता है ओमान में हो, दूसरा हो सकता है न्यूजीलैंड में हो, तीसरा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में हो। तो आप यहीं बैठे बैठे उन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, उन सबका नेटवर्क है आपके साथ, ठीक है। तो वही लिखा है कि अलग अलग ऑपरेशंस अलग अलग नेटवर्क के द्वारा उनके संपन्न किए जाते हैं। दस ग्लोबल इंटरप्राइजेज आर ह्यूज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल इंटरप्राइजेज जो होते हैं वो एक ऐसे ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस, जो अपने इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और वाणिज्यिक ऑपरेशंस को, ठीक है, मार्केटिंग ऑपरेशंस को एक नेटवर्क के द्वारा या ब्रांचेस के द्वारा कई कंट्रीज में, कई देशों में एक साथ चलाते हैं, ठीक है। ग्लोबल इंटरप्राइजेज क्या था, समझ में आ गया हो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो। वैसी कंपनी, मैं फिर से रिपीट कर दूं, वैसी कंपनी जो किसी खास नेटवर्क या अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑफिसेस के द्वारा एक जगह पे रहकर एक या एक से दो या दो से अधिक कई देशों में एक साथ अपना कॉरपोरेशन चलाती है, कई देशों में अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, तो उसी कंपनी को हम ग्लोबल इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, इसकी भी बात हम करेंगे। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेज जो होता है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? तो जैसा अभी हमने डिफिनेशन में पढ़ा था, सबसे पहला ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, ठीक है, विशाल पूंजी संसाधन होते हैं इनके। पूंजी संसाधन विशाल होने के कारण क्या है? तो पूंजी संसाधन विशाल होने के कारण है कि जब आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापारिक समझौते के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी है और वो अमेरिका की किसी कंपनी के साथ अपना व्यापार चलाना चाह रही है, वहाँ जाके बिजनेस चलाना चाह रही है, तो वहाँ की सरकार जो है इस चीज़ को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ भी FDI शुरू हुआ,
तो यहाँ की सरकार क्या करती है, दूसरे देशों से निवेशकों को आमंत्रित करती हैं, उनको कई सारे ऑफर्स देती हैं कि आप हमारे यहाँ बिजनेस करें, आप हमारे यहाँ व्यापार लगाएं, उद्योग लगाएं, ताकि हमारे यहाँ के लोग भी उन चीज़ों से कुछ सीख सके, उनको कम दाम पे सामान मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, ये सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको जो है कैपिटल रिसोर्सेज जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज होता है, ग्लोबली ये फैले होते हैं 2 या 2 से अधिक कंट्रीज में। दूसरा है फॉरेन कोलैबोरेशन। ठीक है, ये जब भी होता है तो फॉरेन कोलैबोरेशन के माध्यम से ही होता है। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब हुआ विदेशी समन्वय, ठीक है, या विदेशी सहयोग हम कह सकते हैं। जब तक कोई दूसरा देश हमें कोलैबोरेट नहीं करे, ठीक है, जब तक कोई दूसरी कंट्री हमें कोलैबोरेट नहीं करे तब तक ना तो हम वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप कर सकते हैं और ना ही सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोलैबोरेशन हो दो कंट्रीज़ के बीच में, तभी वहाँ पे हम अपने ग्लोबल एंटरप्राइजेस को सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। ओके, आगे है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी अब काफ़ी हद तक विकसित हो गई है, अभी भी विकासशील ही है, विकसित तो नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों के मुकाबले, भारत के मुकाबले अगर हम बात करें अमेरिका की, जापान की, चाइना की, तो उन लोगों की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है। तो अगर हम वहाँ जाते हैं अपने व्यापार को लेकर, या हम उनके साथ अगर व्यापार करते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उनके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट को भी एक नई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, हमें एक नया दिशा मिल जाएगा, और हम सीखेंगे कि वो किस तरह से उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि अपने यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाई जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा मिलता है दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर, या फॉरेन कोलैबोरेशन पे, या ग्लोबल एंटरप्राइजेज में हम जब बिजनेस करते हैं वो। ठीक, ये सब के सब आपको एक दूसरे से संबंधित मिलेंगे। ऐसा नहीं है आपके मन में होना चाहिए कि सर एक ही बात को बोल रहे हैं, बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जी नहीं, है लगभग अलग अलग चीज़ ही, लेकिन सब में एक रिलेशन है, सबको रिलेटेड है एक दूसरे से, सो आपको ऐसा फील हो सकता है। तीसरा हो गया। चौथा है हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन। जब नई नई तकनीकें आती हैं तो प्रोडक्ट में भी हम हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं। ठीक है, ये हमारे बिजनेस रूल्स में आता है या बिजनेस पॉलिसी में आता है कि आपकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आप, हमारे यहाँ बराबर किसी चीज़ की लेबलिंग बदल दी जाती है नहीं? कोई नूडल्स है, किसी ब्रांड का सर्फ है, साबुन है, तो हमेशा उसके लेबलिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाते हैं ताकि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, लोग उसे और आसानी से खरीद सकें, देखते ही पसंद आ जाए। पैकिंग मतलब इतनी अच्छी हो कि देखते ही लोगों को लगे कि नहीं वाकई ये प्रोडक्ट का पैकिंग जब इतनी अच्छी है तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में इनोवेशन होता है, हमेशा सुधार होते रहता है। किसी एक देश में जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा उस प्रोडक्ट को नहीं बनाया गया, हो सकता है कि दूसरे देश में जाए तो वहाँ पे उसे वो टेक्नोलॉजी मिल जाए और फिर उसमें और ज़्यादा परिवर्तन आ जाए, और ज़्यादा वो डेवलप्ड स्टेज में आ जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोडक्ट इनोवेशन जो है वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस का एक खासियत है, एक फीचर्स है इसका। बात हम करेंगे अगला मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की। इससे हमें अलग अलग देशों के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पता चलता है कि मार्केटिंग के बारे में उनकी क्या रणनीति है, किस तरह से वो बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। ठीक, तो अलग अलग देशों में ये अलग अलग होता है। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस के माध्यम से हमें ये चीज़ सीखने को मिलता है और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स टेरिटरी। ठीक, इससे इसको हम कैरेक्टरिस्टिक में भी रख सकते हैं, लिमिटेशंस में भी रख सकते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस किया, किसी दूसरे कंट्रीज़ में गए, तो इस तरह से क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ की रिलायंस कंपनी ने किसी और कंपनी के साथ किसी और देश में जो है ये किया, क्या बोलते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस शुरू किया। तो इससे क्या होगा कि एक कुछ खास लोगों के हाथ में बिजनेस चलाने की जो ताकत होती है वो कुछ खास लोगों के हाथ में सिमट के रह जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक दूसरी तरफ क्या है कि हमारा एक्सपेंशन होता है, बिजनेस का विस्तार होता है, हम यहाँ और उसके अलावा दूसरे देशों में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, नकारात्मक दृष्टिकोण को देखें, तो हम पाते हैं कि ये कुछ चुने हुए लोगों के हाथ में रह जाता है और वो धीरे धीरे और ज़्यादा समृद्ध होते चले जाते हैं, और जो लोग छोटे मझले उद्योग कर रहे होते हैं उनको उनके व्यापार में हानियाँ उठानी पड़ सकती है। ठीक, अगला है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। कंट्रोल जो होता है वो काफ़ी केंद्रीय होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से, अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपने यहाँ से व्यापार कर रहे हैं आप, और किसी और देश में आपका व्यापार है, लेकिन कंट्रोल आप कहाँ से कर रहे हैं?
यहाँ से, तो वही कहा गया कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है उसका, एक ही जगह से कंट्रोल होता है, बस उसके चैनल अलग अलग होते हैं। आपने मान लीजिए न्यूजीलैंड में बिजनेस कर रखा है, तो आप वहाँ के हेड जो होंगे उनसे बात करेंगे, वहाँ की रिपोर्ट लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रखा है, तो वहाँ के जो आपके हेड होंगे उनसे आप बात करेंगे। तो बात आप अलग अलग जगहों से करेंगे, वो लोग वहाँ के बिजनेस को देख रहे हैं, लेकिन मेनली जो होल एंड सोल है वो आप ही हैं और आप ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रलाइज कंट्रोल जो है वो भी इसके फीचर्स में आता है। अब हम बात करने वाले हैं जॉइंट वेंचर की, जिसको हम कहते हैं संयुक्त उपक्रम। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में और जॉइंट वेंचर में। नाम आपको याद रखना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी और ये है हमारा जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम लोग जनरली कंपनी के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पिछले क्लास में बहुत सारी बातें बताई कि वो अंशों में अपना व्यापार करती हैं, अंश बेचकर वो पैसे जमा करती हैं, लोगों के बीच में अंश बेचती हैं, प्राइवेट कंपनी क्या होती हैं, पब्लिक कंपनी क्या होती हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आपको बस इसमें मिक्सअप नहीं करना है, इसको जॉइंट वेंचर संयुक्त उपक्रम को बोलते हैं। जॉइंट का मतलब क्या होता है, जुड़ना, तो जॉइंट वेंचर भी वही है। उपक्रम का क्या मतलब होता है, कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉइंट वेंचर जो दो शब्द हैं, इन दोनों का मतलब क्या निकला कि जब दो बिजनेस एंटिटी, जब दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हो ले, दोनों में एक एग्रीमेंट बन जाए, दोनों एक साथ हो ले और अपने बिजनेस को साथ साथ एक्सपेंड करे, तब हम उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, मतलब कि अब उनका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, उनकी जो आपसी सहमति होगी, वो होगी आपसी लाभ पे, वो उन पे ध्यान देंगे, वो इन पे ध्यान देंगे, दोनों एक दूसरे पे ध्यान देंगे। और दूसरी चीज़ कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा, इनकी पॉलिसी जो होगी वो एक होगी, क्योंकि दोनों बिजनेस अब एक है। पहले दोनों बिजनेस अलग अलग थे, तो अलग अलग तरीके से दोनों चलाते थे, लेकिन अब दोनों एक हैं, तो दोनों को एक ही रूल्स फॉलो करने होंगे। थिंक टैंक दोनों को बन के सोचना होगा। बस अंतर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए सोचना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये खास बात होती है इसमें, और हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ इट सो डिजायर्स कैन ज्वाइन हैंड्स विद अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। आपसी लाभ के लिए दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर साथ में जुड़ते हैं, वेदर द टू ऑर्गेनाइजेशन में भी प्राइवेट, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे वो फॉरेन कंपनीज हो, अगर ये दो बिजनेस एक साथ जुड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जॉइंट वेंचर बन चुका है। ठीक, हेंस इस प्रकार व्हेन टू बिजनेसेस एग्री टू ज्वाइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस, अगर किसी कॉमन उद्देश्य के लिए, अगर किसी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कॉमन उद्देश्य के लिए अगर दोनों म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जॉइंट वेंचर जो है आता है और ये जॉइंट वेंचर बन जाता है। इन इंडिया आगे है, इन इंडिया ज्वाइंट वेंचर कंपनीज आर द बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत में ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो है बिजनेस करने का बेस्ट वे है, सर्वोत्तम तरीका है। दे आर नो सेपरेट लॉज फॉर ज्वाइंट वेंचर, और यहाँ पे संयुक्त उपक्रम के लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जो भी कंपनी होती है वो उसका इनकॉर्पोरेशन भारत में होता है, आर ट्रीटेड सेम एज डोमेस्टिक कंपनी, और फिर उन्हें डोमेस्टिक कंपनी की तरह, घरेलू कंपनी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए कहा गया कि भारत में जो है ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई खास रूल नहीं है, और यहाँ जो है ये बेस्ट वे है बिजनेस को करने का। बेनिफिट्स या एडवांटेज को अगर हम देखें कि ज्वाइंट वेंचर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो इसमें भी पहला बेनिफिट इसका होता है इंक्रीज्ड रिसोर्स एंड कैपिटल। जब दो अलग अलग बिजनेस एंटिटी, जब दो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जुड़ेंगे, तो दोनों का कैपिटल भी एक साथ होलेगा, और इस तरह से हमारा रिसोर्स और कैपिटल जो होगा वो एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका इंक्रीज्ड रिसोर्स और कैपिटल होता है। आगे है एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, और एक नई कंपनी में, एक नए ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि उसके मार्केट्स का बेनिफिट हमको होता है, हमारे मार्केट्स का बेनिफिट उसको होता है, और नेटवर्क जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके बारे में हमें पता चलती है, हम उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है XYZ और किसी और आदमी की कंपनी है ABC। दोनों ने क्या किया, दोनों ने साथ हो लिया एक एग्रीमेंट पे साइन वगैरह करके, और उसके बाद दोनों साथ साथ व्यापार करने लगे। तो आपने जिस चीज़ में बिजनेस कर रखा है आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सो उस चैनल में आप वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, साथ ही आप उनके मार्केट में आप भी उससे डिस्ट्रीब्यूशन करवा पाएंगे। तो ये दोनों को बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, अब है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी।
अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को बनाने का अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग तकनीक प्रयोग किया जाता है और यही है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ, जैसा कि अभी अभी हमने आपको समझाया था पिछले टॉपिक में हमारे ग्लोबल एंटरप्राइजेज में भी, तो एक्सेस टू टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है कि दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी जो है अगर हाई है तो उससे हमारे प्रोडक्ट को बेनिफिट होता है, उसकी कॉस्टिंग में कमी आती है, हमारे मुनाफे बढ़ते हैं और सामान ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होता है। ठीक है। इनोवेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट में नई नई चीज़ों का शामिल करना, प्रोडक्ट में और ज़्यादा सुधार करना। तो इनोवेशन को हिंदी में हम नवाचार बोलते हैं, नई चीज़ें लाना। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे जो है मिलते हैं हमें किससे, ज्वाइंट वेंचर से। और अगला है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, जैसे ही हम अच्छे तकनीक का प्रयोग करेंगे, जैसे ही हम उन्नत तकनीक का प्रयोग करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारा घट जाएगा और इस तरह से फ़ायदा जो है हमारा बढ़ जाएगा, बेनिफिट या प्रॉफिट जो है हमारा बढ़ जाएगा। तब हमारा बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे कंडीशन में आ जाएगा, साउंड कंडीशन में आ जाएगा। ये एक फ़ायदा होता है ज्वाइंट वेंचर का। अगला है एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। मान लीजिए कि आप भारत में व्यापार कर रहे हैं, कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं और आपकी किसी और कंपनी से, बाहरी विदेशी किसी कंपनी से आपका टैग हो जाता है, तो अब उनके ब्रांड का फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उनके गुडविल का फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर में किसी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड के साथ अगर आप कॉरपोरेट होते हैं, अगर उनके साथ आप व्यापार करते हैं, तो फिर आपको उनके ब्रांड का, आपको उनके गुडविल का बेनिफिट्स होता है। सो ये था हमारा आज का क्लास। आज की क्लास में हमने अपने इस चैप्टर को कर लिया। अब हम अगले दिन इसके लिए MCQ और क्विज लेके आएंगे। होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।